प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो कि ऑलमोस्ट सारे इन्वेस्टर्स या फिर ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के मन में तो ज़रूर होता है ना, कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, म्यूचुअल फंड्स है, स्टॉक्स है, अब तो नया एक SIF आ गया है, उसके बाद स्मॉल केस है, PMS है, AIF है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इसमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए, इसी को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और साथ ही मैं बताऊंगा कि मेरा इन्वेस्टमेंट कहाँ है, इतने सारे ऑप्शंस में मैंने कौन कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है। इन्फॉर्मेटिव वीडियो एज ऑलवेज, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझें। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। देखिए, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कल भी कि ना स्टॉक रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज आते हैं ना, फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस कैसे चेक करें, क्या चेक करें। तो इसको मैं आने वाले वीडियोस में नेक्स्ट वीक से कवर करने जा रहा हूं। तो अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो अगर हो सके तो वीडियो रिकॉर्ड करके हमें आप व्हाट्सअप मैसेज करें ना, वीडियो में अपना नाम बताएं, अपना क्वेरी बताएं, इंटरेस्टिंग होगा ना। लेकिन हाँ, कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ना एडवाइजरी टाइप नहीं पूछे कि मैंने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, बेच दूँ खरीदूँ, ये सब पॉसिबल नहीं होगा। सिर्फ फंडामेंटल ना, P रेशियो क्या होता है, PB रेशियो क्या होता है, इस तरह से फंडामेंटली अगर कोई क्वेरी है तो बिल्कुल अपना नाम, उस वीडियो को मैं, जो भी आप वीडियो भेजेंगे उसको मैं लाइव दिखाऊंगा अभी अपने वीडियो में, तो ज़रूर भेजें। मैं नंबर तो ऑलरेडी आप ऊपर देख रहे हैं, इसी नंबर पे आप भेज सकते हैं। और एनीहाउ, मैं यूट्यूब पे इसको डिटेल में एक बार पोस्ट में डालूंगा, तो उसको पढ़कर भी आप क्या करना है, कैसे करना है, आप समझ जाएंगे। नाउ आज के टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, मैंने हमेशा आप लोगों को क्या बताया है कि देखिए, इन्वेस्टमेंट करते वक्त कोई भी बेस्ट के चक्कर में कभी ना पड़े, ठीक है। यूनिवर्सल ऑप्शन नहीं होता कि ये बेस्ट है, सभी को उसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बहुत अच्छा रिटर्न आएगा, रिस्क बहुत कम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर एक जो प्रोडक्ट है उसका जो रिस्क है वो अलग होता है, रिटर्न है वो अलग होता है। तो आपको देखना कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए सुटेबल है, बेसिस योर रिस्क प्रोफाइल, योर इन्वेस्टमेंट होराइजन और इन्वेस्टमेंट नॉलेज। इन्वेस्टमेंट नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है, उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं। तो इस वीडियो में हम सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को आसान भाषा में समझेंगे, उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, रिस्क रिटर्न पोटेंशियल और सुटेबिलिटी। तो इसके आधार पर आप भी डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा अच्छा प्रोडक्ट। सबसे पहले तो मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। म्यूचुअल फंड का फ़ायदा, नुकसान क्या हो सकता है, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो म्यूचुअल फंड के साथ प्लस पॉइंट ये है ना कि ये प्रोफेशनली मैनेज किया जाता है फंड मैनेजर्स के द्वारा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और साथ ही यहाँ पे आपको स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, सभी जगह इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन होता है। बट एनीहाउ, यहाँ पे तो मोस्टली हम इक्विटी को ही कवर करने जा रहे हैं। तो अगर प्लेन वेनिला पूछा जाए कि भाई एडवांटेज क्या है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, तो कुछ एडवांटेजेस हो सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। आप देखते हैं ना कि इक्विटी स्कीम में बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, 40, 50, 60, 70, कहीं कहीं तो 100+ स्टॉक्स होते हैं। तो ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है, तो वहाँ पे रिस्क जो है वो रिलेटिवली कम हो जाता है। ऑफ कोर्स एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स हैं यहाँ पे ना, बहुत पुराने फंड मैनेजर्स, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, सालों से फंड्स को मैनेज कर रहे हैं। तो आप उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि भाई चलो ये कुछ परफॉर्मेंस जनरेट करेगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। उसके बाद SIP का बहुत अच्छा ऑप्शन है, आपको मिलता है ना, छोटा छोटा अमाउंट भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, लॉन्ग टर्म तक बने रहेंगे, तो वहाँ भी अच्छे रिटर्न्स आने के चांसेस अच्छे होते हैं। और SIP के साथ साथ ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है ना कि सेबी इसे अच्छी तरह से रेगुलेट करता है, तो रिलेटिवली यहाँ पे रिस्क फैक्टर जो है ना उसके कारण कम हो जाता है, ठीक है। मतलब गड़बड़ होने के चांसेस, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ठीक है, वो तो कहीं भी होता ही रहता है, लेकिन रिलेटिवली कम हो जाता है। उसका डिसएडवांटेजेस कुछ अगर पूछा जाए तो यहाँ पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है ना, पूरी तरह से फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है, तो आप यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर आपको एक्सपेंस रेशियो में थोड़ा देखना पड़ता है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज़्यादा है। अगर बहुत ज़्यादा है तो ऑफकोर्स अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा बहुत ज़्यादा है तो चलता है। अगर फंड अच्छा है, थोड़ा बहुत एक्सपेंस रेशियो है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद रिटर्न यहाँ पे ऑफकोर्स किस पर डिपेंड करेगा, मार्केट पर डिपेंड करेगा, मार्केट कैसा कर रहा है, और साथ ही फंड मैनेजर के एक्सपर्टाइज पर डिपेंड करेगा। मार्केट कितना भी अच्छा कर रहा हो, अगर फंड मैनेजर काम सही से नहीं कर रहा है तो ऑफकोर्स आपके रिटर्न्स अच्छे नहीं आएंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। और अगर रिस्क रिटर्न देखा जाए पोटेंशियल, तो मीडियम लेकर चले ना, मतलब कितना ज़्यादा रिटर्न जनरेट हो सकता है, मीडियम लेकर चले। रफली कितना, मतलब लॉन्ग टर्म एवरेजेस देखें तो बेसिस मार्केट कंडीशन लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो अबाउट 10 to 15% के आसपास ना एवरेज निकाल
निकालेंगे तो वही 12-13% के आसपास इस तरह के रिटर्न एक्सपेक्टेशन के साथ लॉन्ग टर्म अगर कोई इन्वेस्ट करने जा रहा है तो इस तरह से हम अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में तो आपको पता है 100% लक है, हम सिर्फ लॉन्ग टर्म की बात बोलते हैं। और अगर सुटेबिलिटी देखें कि भाई किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल होगा, तो ऑफ कोर्स अगर आप बिगिनर हैं ना, आपको इन्वेस्टमेंट का आइडिया ही नहीं है ज़्यादा, ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि यहाँ फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है। और अगर रिस्क भी है ना कि मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल के भी हैं कि मैं रिस्क लेना चाहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो वहाँ भी आपके लिए सुटेबल होगा। इन्वेस्टमेंट होराइजन तो देखिए इक्विटी मैंने हमेशा बताया 5 ईयर से कम के इन्वेस्टमेंट होराइजन से इन्वेस्टमेंट करें ही नहीं, वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट नॉलेज थोड़ा कम भी है तो बिल्कुल चलेगा, म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सुटेबल है। तो म्यूचुअल फंड्स के बाद मोस्ट पॉपुलर और एक्साइटिंग ऑप्शन आई वुड से स्टॉक्स। आप लोग के बहुत सारे SMS आते हैं, मेल आते हैं ना, आप लोग स्टॉक्स का नाम लिख देते हैं, बोलते हैं बने रहूँ नहीं बने रहूँ। ऑफ कोर्स हम जवाब नहीं दे पाते हैं क्योंकि अलाउड नहीं है ना, ये एडवाइस के रूप में लिया जाएगा। देखिए अगर इस तरह का नौबत आ रहा है ना कि आपको दूसरों से बार बार पूछना पड़ रहा है, आपको पता ही नहीं कि आपने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब कि आपका इन्वेस्टमेंट नॉलेज सही नहीं है, तो स्टॉक से आपको आइडियली दूर रहना चाहिए, ठीक है। ये आप हमेशा ध्यान में रखें। देखिए स्टॉक्स खरीद रहे हैं ना तो आप भी कंपनी के छोटे मालिक बन जा रहे हैं, ठीक है। जिस प्रोपोर्शन में आप खरीद रहे हो उतने बड़े मालिक। तो डायरेक्ट स्टॉक्स में हमेशा ध्यान में रखें जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हाँ रिटर्न्स भी अगर आपने सही स्टॉक्स को सेलेक्ट किया, लॉन्ग टर्म तक बने रहें, तो रिटर्न भी यहाँ बहुत ज़्यादा आता है। एडवांटेजेस अगर देखा जाए तो क्या हो सकता है, तो देखिए ऑफ कोर्स हायर रिटर्न पोटेंशियल, यहाँ पे रिटर्न बहुत ज़्यादा आ सकता है अगर सही से इन्वेस्टमेंट हुआ तो, ठीक है। उसके बाद फुल कंट्रोल आपके पास है, बाय सेल कब करना है पूरी तरह से आप डिसाइड करेंगे, यहाँ पे फंड मैनेजर आप खुद बन गए हैं। उसके बाद डिविडेंड इनकम और कैपिटल अप्रिसिएशन ना, म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि जो डिविडेंड इनकम है ऑफ कोर्स वो म्यूचुअल फंड कंपनी के पास ही जाता है और उसके कारण जो आपका अमाउंट है ना वो बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट टोटल आपका जो किया हुआ है उसी में ये ऐड हो जाता है डिविडेंड, जिसके कारण आपका NAV थोड़ा बहुत बढ़ता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि डिविडेंड का क्या हुआ, ऑल्दो आपको फ़ायदा हो रहा है उससे। लेकिन यहाँ जब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो डिविडेंड सीधे आपके अकाउंट में आता है, तो आपको पता चलता है कि डिविडेंड मिल रहा है। उसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, तो वोलाटाइल, यहाँ पे म्यूचुअल फंड में ना 40, 50, 70, 80 स्टॉक्स, अब यहाँ पे किसी ने थोड़े कम स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होगा ना, एक स्टॉक बहुत ज़्यादा वोलाटाइल, अप डाउन बहुत होता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे चाहिए आपको टाइम देना पड़ेगा, रिसर्च करना होगा, डिसिप्लिन रखना होगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल में करना होगा, ये सब बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये सब नहीं है तो स्टॉक से दूर रहें, म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सूटेबल है, ठीक है। उसके बाद रिस्क, ऑफकोर्स रिस्क बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि पूरी तरह से आपको डिसाइड करना है। अगर आपने बिना सोचे समझे किसी का सुनकर किसी गलत स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया तब तो आपको ज़्यादातर जो कैपिटल है वो भी वहाँ पे ख़त्म होने का रिस्क होता है, ठीक है। तो लेकिन हाँ यहाँ पे जो रिटर्न पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। म्यूचुअल फंड से यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली कितना होगा ये तो डिपेंड करेगा ना, किस तरह का स्टॉक है, कितने समय तक होल्ड करते हैं, किस तरह का मार्केट कंडीशन है। लेकिन हाँ अगर यहाँ सही से सेलेक्ट किया आपने तो म्यूचुअल फंड से कहीं ज़्यादा रिटर्न आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने गलती किया तो वहाँ पे लॉस भी बहुत बड़ा होगा, ये ध्यान में रखें। सही बात है रिटर्न हायर जनरेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में, लेकिन अगर गलती इन्वेस्टमेंट आपने किया तो आपका कैपिटल जो है वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा, तो ये ध्यान में रखें। ज़्यादा आइडिया नहीं तो दूर रहें इससे। किसके लिए सुटेबल है, तो एक्टिव इन्वेस्टर्स ना, जिनके पास टाइम है, मतलब किसी दूसरे काम में नहीं लगे हुए हैं पूरी तरह से कि टाइम ही नहीं, यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद हाई रिस्क टेकर्स, अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट होराइजन अगेन 5 ईयर्स से कम तो सोचना ही नहीं है। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप फंड मैनेजर हैं, यहाँ पे खुद का पैसा मैनेज कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट नॉलेज तो टॉप क्लास का होना चाहिए, नहीं तो म्यूचुअल फंड्स हमेशा ध्यान में रखें। अब एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया है स्मॉल केस, इसको कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बास्केट होता है स्टॉक्स का या ETFs का, ठीक है। तो यहाँ पे थीम बेस्ड होता है मोस्टली ना, जैसे मेक इन इंडिया एक थीम हो गया, EV एक थीम हो गया, इस तरह के थीम पे यहाँ पे आपको ज़्यादातर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफकोर्स थीमेटिक होता है, जैसे कैसे सेक्टर या फिर थीम म्यूचुअल फंड्स में होता है ना, उसी तरह से यहाँ पे आपको थीमेटिक और सेक्टर बेस्ड फंड्स मिल जाएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। यहाँ पे ऑफकोर्स यहाँ भी ट्रांसपेरेंसी है कि भाई कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये आपको पता है ना, स्टॉक्स तो आपको पता है। यहाँ पे अगेन डायरेक्ट ओनरशिप स्टॉक आपके पास ही होता है, ठीक है। जो स्टॉक्स हैं वो आपके पास हो गए, लेकिन हाँ उनकी तरफ से बताया जाएगा क्या खरीदना है, कब बेचना है,
ये सब आपको बताया जाएगा, उसके बेसिस पे आप कॉल लेते हैं। रीबैलेंसिंग जिसे हम बोलते हैं ना, रीबैलेंसिंग आप करेंगे तो ये सब एडवांटेजेस हैं यहाँ पे कि भाई म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे ना सेक्टर थीमेटिक बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, वो ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे जो पोर्टफोलियो है रिलेटिवली कहीं कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा ना, कहीं 5 स्टॉक्स, कहीं 10 स्टॉक्स, कहीं 15 स्टॉक्स। म्यूचुअल फंड तो ओवर डाइवर्सिफाइड होता है, तो यहाँ पे ये है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि भाई वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगा। थीमेटिक सेक्टर फंड मैंने हमेशा बताया कि बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। ऊपर से अगर नंबर ऑफ स्टॉक्स भी आप कम रखेंगे ना, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रखेंगे, रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ध्यान में रखें, स्मॉल केस में भी रिस्क म्यूचुअल फंड के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है। ऑफकोर्स यहाँ भी सब्सक्रिप्शन फ़ी होता है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा लोग चार्ज करते हैं, तो वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। रिस्क रिटर्न अगेन म्यूचुअल फंड से अगेन रिस्क इतना ज़्यादा है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ म्यूचुअल फंड से जनरेट किया जा सकता है, प्रोवाइडेड जिसको आपने पैसा दिया है मैनेज करने के लिए वो सही हो। सही नहीं होगा तो फिर वहाँ भी आपको प्रॉब्लम आएगा ना। सेक्टर थीमेटिक है, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, यहाँ भी आपका कैपिटल ही काफ़ी हद तक कम हो सकता है अगर सही से इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाए तो, ठीक है। तो यहाँ भी रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए आपको उस इन्वेस्टमेंट होराइजन तो 5 ईयर यहाँ भी रखेंगे। और थोड़ा बहुत यहाँ पे नॉलेज आपके पास होना चाहिए। स्टॉक्स में तो बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, म्यूचुअल फंड में बिना नॉलेज के भी मतलब काफ़ी कम नॉलेज के साथ कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल केस के लिए थोड़ा बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए मार्केट का, तभी स्मॉल केस के लिए जाए, नहीं तो म्यूचुअल फंड्स। बाद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज पीएमएस की बात कर लेते हैं। तो ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए होता है ना, पर्सनलाइज पोर्टफोलियो है आपका। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स कई तरह के पीएमएसएस होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो होता है उसमें आपके पास ही स्टॉक्स होंगे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपके नाम पर ही होगा, लेकिन हाँ मैनेज करेगा फंड मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ पे एडवांटेजेस क्या होगा, पर्सनलाइज पोर्टफोलियो है, एक्सपर्ट मैनेजमेंट है, फंड मैनेजर यहाँ पे आपका मैनेज कर रहा है। लेकिन देखिए म्यूचुअल फंड के मुकाबले यहाँ पे जो फंड मैनेजर्स हैं या फिर स्मॉल केस के फंड मैनेजर्स हैं, उनका कंपैरिजन इस म्यूचुअल फंड में बहुत पुराने एक्सपीरियंस ज़्यादातर फंड मैनेजर्स आपको मिलेंगे, जबकि स्मॉल केस में ये जो एक्सपीरियंस है फंड मैनेजर्स का रिलेटिवली, मैं बता रहा हूँ सबका नहीं, कुछ लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड वहाँ भी है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में कम मिलेंगे। पीएमएस में भी रिलेटिवली कम रहेगा, मतलब म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा जो अच्छे होते हैं ज़्यादातर केसेस में, हमेशा नहीं बोल रहा हूँ, ज़्यादातर केसेस में ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सपर्ट मैनेजमेंट है रिलेटिवली थोड़ा सा कम रहेगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ऑफ कोर्स रिटर्न तो म्यूचुअल फंड से अगर सही से मैनेज किया जाए, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिवली कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है 20-25 स्टॉक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे हाई रिटर्न जनरेट करने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन उसी कारण रिस्क भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा इशू क्या है कि भाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख का है, ठीक है, तो वो बहुत बड़ा अमाउंट है। और फ़ी भी यहाँ जनरली देखेंगे ना 2-3% होता है, प्लस प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे भी होता है, तो फ़ी भी जनरली ज़्यादातर केसेस में थोड़ा ज़्यादा होता है। और रिस्क तो बहुत ज़्यादा है, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया। रिटर्न अगेन मैनेज करने पे है ना, बहुत मुश्किल है बोलना। अगर सही से मैनेज किया जाए तो ऑफकोर्स यहाँ भी म्यूचुअल फंड से कहीं ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया जा सकता है, लेकिन सही से मैनेज होगा तब तो फंड मैनेजर जिसको हमने पैसा दिया है वो कैसा मैनेज करेगा, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है। और अगेन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए सूटेबल है, बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तभी जाएं। और यहाँ भी थोड़ा बहुत अगर अंडरस्टैंडिंग है आपके पास तभी अच्छा होता है, बिना सोचे समझे ना, क्योंकि पीएमएसएस बहुत सारे हैं, छोटे मोटे बहुत सारे पीएमएसएस हैं, और ज़्यादातर का परफॉर्मेंस कोई खास अच्छा होता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए अगर जा भी रहे हैं तो सोच समझ कर जाएं, डिसाइड करें, ऐसे ही किसी को पैसा नहीं दे दें। उसके बाद सबसे ज़्यादा एडवांस्ड ऑप्शन AIF ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। पीएमएस में आप 50 लाख से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, AIF में आपको मिनिमम 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना जैसे जो ट्रेडिशनल मार्केट जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, उससे हटकर प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, रियल एस्टेट फंड्स, हेज फंड्स, वहाँ पे आपको एक्सपोजर इससे मिल सकता है, ठीक है। तो एडवांटेज क्या है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, जो कि दूसरे प्रोडक्ट जो कि मैंने डिस्कस किया वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। और रिटर्न पोटेंशियल ऑफ कोर्स यहाँ भी ज़्यादा है, लेकिन हमेशा जब भी मैं रिटर्न बोल रहा हूँ ध्यान में रखें कि बहुत कम ही लोग हैं जो कि बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर का परफॉर्मेंस कोई खास नहीं आता है। ऑफ कोर्स यहाँ भी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप अनलिस्टेड स्पेस में भी जा सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होगा, अगेन 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बहुत कम ही लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड यहाँ पे 5 से 10 साल का जनरली आपको लेकर चलना होगा, ठीक है। ऑफ कोर्स डिपेंड करता है, लेकिन रफली मैं बता रहा हूँ। लिक्विडिटी भी यहाँ पे रिलेटिवली कम होगा, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ भी रिटर्न पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। प्लस इन्वेस्टमेंट कई केसेस में इलिक्विड होगा, ठीक है, और अनसर्टेन होगा, क्योंकि बहुत रिस्की है और लॉन्ग टर्म का है, पता नहीं बीच में क्या होगा, फाइनल आउटकम क्या होगा, तो इस तरह का है।
और यहाँ भी अगर आपको अच्छा खासा आइडिया है, थोड़ा समझ है, तभी जाएं तो अच्छा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और अगेन जैसा PMS हो गया, स्मॉल केस हो गया, या फिर AIF हो गया, बहुत कम ही है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक है। बहुत सारा अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पे आता है। म्यूचुअल फंड से भी कंपेयर करेंगे ना, उनके मुकाबले भी अंडर परफॉर्म करते हैं ज़्यादातर। कुछ हैं, ऐसा नहीं बोला हूँ सभी, कुछ हैं जिनका परफॉर्मेंस आता है, बहुत कम, ठीक है। तो ये सब बात ध्यान में रखें। अब एक नया प्रोडक्ट आया है, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, ये है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट फंड SIF, मतलब लॉन्च होना शुरू हो गया। इस पर ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो पब्लिश किया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देख सकते हैं। और प्लस बहुत सारे कंपनीज ने तो अब लॉन्च किया है ना अपना अपना सिर्फ, कुछ आ गया मार्केट में, तो मैंने प्रॉमिस किया हुआ है ऑलरेडी। तो मैं नेक्स्ट वीक सिर्फ पे एक डिटेल वीडियो आपके लिए और फिर से बनाने जा रहा हूँ, जिसमें जो नया ऑलरेडी आ चुका है प्रोडक्ट ना, उसको मैं कवर करूँगा ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो यहाँ भी म्यूचुअल फंड्स ही सिर्फ मैनेज करते हैं, तो सेबी द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, तो वो एक प्लस पॉइंट है। प्रोफेशनली मैनेज किया जा रहा है, अच्छे अच्छे फंड मैनेजर्स होंगे तो वो सही। यहाँ भी ना इक्विटी, डेट, गोल्ड, ऑल्टरनेटिव एसेट में आप एक्सपोजर ले सकते हैं सिर्फ के थ्रू। तो इसको आप बोल सकते हैं ना कि म्यूचुअल फंड और PMS के बीच का रास्ता है ये, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 लाख का है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड तो 500,000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, PMS 50 लाख, यहाँ 10 लाख से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और देखिए म्यूचुअल फंड और इसमें डिफरेंस क्या है, तो देखिए मोस्टली एक जैसा है दोनों, ध्यान में रखें। इक्विटी म्यूचुअल फंड और ये जो SIF है मोस्टली एक जैसा है, सिर्फ एक बड़ा डिफरेंस है जो कि आपको जानना होगा। म्यूचुअल फंड्स में जब आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो म्यूचुअल फंड्स भी डेरिवेटिव्स में एक्सपोजर ले सकते हैं, ठीक है, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है ना, लेकिन वो सिर्फ हेजिंग के लिए ले सकते हैं या फिर रीबैलेंस के लिए ले सकते हैं, ध्यान में रखें। शॉर्ट पोजीशन नहीं ले सकते हैं, जबकि SIF में 25% मैक्सिमम अप टू 25% डेरिवेटिव्स में एक्सपोजर लिया जा सकता है, और उस डेरिवेटिव में शॉर्ट पोजीशन लिया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अनहेज्ड डेरिवेटिव पोजीशन भी लिया जा सकता है, ठीक है। 25% से भी ज़्यादा लिया जा सकता है, लेकिन वो हेजिंग होगा, हेजिंग के साथ। तो जो मैक्सिमम अनहेज्ड पोजीशन होगा ना, वो 25% होगा। तो ये डिफरेंस है, बाकी सब तो एक जैसा है, कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो 25% शॉर्ट पोजीशन लेने का इनके पास लीवे है ना, उसके कारण अगर सही से मैनेज कर पाए तो थोड़ा ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे जनरेट हो सकता है। अगेन मैं क्या बोल रहा हूँ, सही से मैनेज कर पाए तो। नया प्रोडक्ट है, देखते हैं क्या करते हैं ये लोग, ठीक है। तो यहाँ भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैंने बताया 10 लाख है, तो सबके लिए ये भी प्रोडक्ट नहीं है। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड की तरह सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है आपके पास अवेलेबल, लाइक SIP कर सकते हैं, SWP कर सकते हैं, STP कर सकते हैं, सभी कुछ है। और यहाँ पे जो रेगुलर म्यूचुअल फंड है ना, वो उसका इन्वेस्टमेंट अलग होगा। ऐसा नहीं कि वहाँ आपने ना 6-7 लाख इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद यहाँ पे 3-4 लाख इन्वेस्ट करके बोला कि मैंने 10 लाख हो चुका है, ऐसा नहीं है। आपको जो SIF है ना, उसमें अलग से 10 लाख इन्वेस्ट करना होगा। म्यूचुअल फंड के साथ इसको आप क्लब नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आपको मोस्टली ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हमेशा ध्यान में रखें, ठीक है। अच्छा है, ख़राब है, इस चक्कर में कभी ना पड़ें। आप अपना रिस्क प्रोफाइल चेक करें, इन्वेस्टमेंट होराइजन चेक करें, और उसके साथ साथ अपना गोल डिसाइड करें कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। और फिर एक रिटर्न पोटेंशियल रफली डिसाइड करें, और बेसिस दैट आप इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट सेलेक्ट करें। हमेशा ध्यान में रखें कि इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट सेलेक्ट करने जाएंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा आइडिया नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए जाएं, वो बहुत अच्छा है। मैं अपना एग्जांपल दे देता हूं, मैं कहाँ इन्वेस्टमेंट करता हूं। तो मैं सिर्फ 2 जगह, फिलहाल फ्यूचर में देखना होगा क्या करता हूं, लेकिन फिलहाल जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में है, और कहीं भी नहीं। और नियर फ्यूचर में मुझे नहीं लगता है कि मैं कहीं और इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड क्या है कि भाई थोड़ा पैसा मैंने रख दिया बच्चों के एजुकेशन के लिए, जहाँ कि मैं खुद का दिमाग ना लगाऊं पूरी तरह से, मतलब रिलेटिवली सेफ्टी तो कुछ नहीं ना, इक्विटी है, लेकिन थोड़ा पीस ऑफ माइंड है, वहाँ पर मैंने कुछ पैसा डाल के रख दिया, ठीक है। म्यूचुअल फंड में, इक्विटी म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म, कि ठीक ठाक रिटर्न आ जाएगा। बाकी जैसे वेल्थ क्रिएशन हो गया या फिर जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग हो, उसका पैसा मैं स्टॉक्स में डायरेक्टली खुद से मैनेज करता हूँ उसको। तो सिर्फ ये दोनों, और मुझे यही लगता है कि भाई अगर आपको अच्छा आइडिया नहीं है तो आपके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बेस्ट है। अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया है, आप सब कुछ समझते हैं, फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस, ये सब, तब डायरेक्ट इक्विटी भी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और बीच के ऑप्शंस तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपको लगता है कि वहाँ जाना चाहिए
तो आप डिसाइड कर सकते हैं किस बेसिस पर डिसाइड करना, ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कौन से ऑप्शंस हैं, दैट इज आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर फ्यूचर में कहाँ इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही प्रैक्टिकल और सिंपल इन्वेस्टमेंट एक्सप्लेनर्स आपको मिलते रहें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।